हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं इस बुक का, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी क्लास 11th। और इसका जो चैप्टर 3 है दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे और आज इसका रहने वाला है चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, हम इसके जो पिछले पार्ट्स हैं उनमें हमने ये कंसेप्ट सीखा था या हमने ये बात समझी थी कि पहली बात तो यह है कि एलपीजी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि इससे पहले देश के क्या हालात थे, हमने ये समझा। उसके बाद हमने ये देखा कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है या इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंजेस क्या क्या किए गए। फिर ऐसे ही हमने प्राइवेटाइजेशन समझा और फिर हमने ये समझा कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्या क्या यहाँ पर जो चीजें हैं वो चेंज हुई, ये अभी तक हम समझ चुके हैं। आज हम ये समझेंगे कि इन तीनों रिफॉर्म्स से, या आप कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में क्या क्या असर हुआ। ठीक है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जिनको चैनल के बारे में अभी अभी पता लगा है, जो लोग यहाँ पर नए हमसे जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोज़ के और हमारी तरफ से जो भी और अपडेट्स आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार मैं विनती करना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि जो हमारा मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, इस मिशन में आप लोग जितना भी हो सकता है प्लीज़ सहयोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को यूपीआई आईडी की अगर ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और अगर कोई कार्ड के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया गया है। इस मिशन में आप जितना हमारा सहयोग करेंगे, जितने आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना आप योगदान करेंगे, उसका जो फ़ायदा है वो आप ही को मिलेगा। नए नए कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और भी कोर्सेज आएंगे, सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि नोट्स एंड क्विजेस सब कुछ आपको मिलने लगेगा। थोड़ा बहुत आप लोग अपना यहाँ पर योगदान जो है वो हमारे साथ बनाए रखिए। ठीक है, चलिए तो इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, कि रिफॉर्म्स के दौरान इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज कंप्लीटेड 3 decades सिंस इट्स इंट्रोडक्शन, क्योंकि 1991 में किए गए थे, आज हम चल रहे हैं 2020 में, तो लगभग 3 दशक जो है वो पूरे हो चुके हैं। लेट अस नाउ लुक एट दी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि अब इस रिफॉर्म से क्या फायदा हुआ, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, देखिए हमने ये बात पहले भी की हुई है कि अगर हमें इकोनॉमी की ग्रोथ या इकोनॉमी का जो विकास है वो कितना हो रहा है, ये अगर पता करना है तो उसका सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जो मैंने आपको बताया था सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये चीज क्या थी, ये डिफाइन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, कि देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो टोटल वैल्यू होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, देश के अंदर, चाहे वो देशी कंपनी से हो या विदेशी कंपनी से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो देश की बाउंड्री के अंदर है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है या सर्विस जो है वो अगर देश के अंदर हो रही है, तो उसका जितना भी सम टोटल होता है उसको बोला जाता है जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए ऊपर यहाँ पर टेबल दी गई है, इसमें अलग अलग समय दिया गया है, 1980 से लेकर 91, 92 से लेकर 2001, 2001 2 से 7, 7 से 12, 12 13, 13 14, 14 15। ठीक है, और यहाँ पर 3 सेक्टर दिए गए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, और यहाँ पर एक टोटल वैल्यू दी गई है। ठीक है, टोटल मतलब ये जीडीपी की टोटल वैल्यू है। ठीक है, और बाकी जो है ये अलग अलग सेक्टर की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि द पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस्ड अ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस फॉर 2 decades, यानी कि 2 दशक तक जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ रही है। ये देखिए, इसके बाद यानी कि यहां पर 5.6 है, इसके बाद ये 6.4, 7.8, 8.2, ये बढ़ रही है लगातार। ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे जाके आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये कम भी होगी, तो इसीलिए बोला गया है फॉर 2 decades। आगे देखिए, द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980-91 टू 8.2% ड्यूरिंग 2007-2012। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहां पर दिखा दी। आगे देखिए, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड
द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड। अब आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ कम हो रही है। यहां पर देखिए 3.6 थी, 3.3, 2.3, 3.2, इसके बाद आगे को आप यहां पर भी देखेंगे 1.5। धीमे धीमे बेसिकली आप कह सकते हैं कि कम हो रही है, ठीक है। While the industrial sector reported fluctuation, the growth of the service sector has gone up. इंडस्ट्रियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन है, चेक कीजिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.1 है, 6.5 होता है, कम होता है, फिर बढ़ता है 9.4, फिर कम होता है 7.4, तो यहां पर फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसके आगे भी आप देखेंगे तो 3.6 कम हो रहा है, 5 में फिर बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएट कर रहा है। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ एक बार थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि राइज जो है वो कंटिन्यूअस है एक तरीके से और ज्यादा है। 6.7 है, 8.2 है, यहां पर थोड़ा सा कम होता है 7.8, जहां पर फिर ये बढ़ जाता है 10। तो आप मेजर एक चीज इससे कह सकते हैं कि जो जीडीपी में जो राइज हो रहा है, जो जीडीपी में राइज बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से है? वो सर्विस सेक्टर की वजह से, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि दिस इंडिकेट्स दैट दिस ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। दिस ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इन द जीडीपी, ओवरऑल जो जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है वो सर्विस सेक्टर की वजह से, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग 2012 to 15 there has been a setback in the growth rates of different sectors witnessed post 1991। यहां पर देखिए 2012 से 2015 में थोड़ा सा चीजें जो है वो फिर से चेंज हुई है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14, दिस सेक्टर विटनेस्ड नेगेटिव ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट ईयर। आगे आप देखेंगे कि 2012-13 के बाद 13-14 में इसमें ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में, लेकिन उसके बाद इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। मतलब ग्रोथ है लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम है, तो दैट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। While the service sector continued to witness the high level of growth, higher than overall GDP growth in 2014-15, this sector witnessed the high growth rate of 9.8%। इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में आप चेक कीजिए कि ग्रोथ जो है वो ओवरऑल वैल्यू से ज्यादा है। यहां पर देखिए 8.1 है, ओवरऑल 5.6 है, यहां पर 7.8 है, ओवरऑल 6.6 है, ठीक है। और यहां पर 9.8 है और ओवरऑल 7.4 है। तो यानी कि हमेशा 2012 से लेकर अगर आप 2015 तक की बात करें तो हमेशा जो सर्विस सेक्टर है उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ रही है वो आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ रही है उससे ज्यादा रही है। मतलब सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रही है वो ओवरऑल जो जीडीपी की ग्रोथ है उससे ज्यादा रही है, ठीक है। द स्टीप industrial sector witnessed a steep decline. The industrial sector witnessed a steep decline during 2012-13. In the subsequent year, it has begun to show continuous positive growth. 2012-13 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें थोड़ा सा देखिए डिक्रीज हुआ है, देख सकते हैं आप 7.4 से 3.6 हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर ये लगातार धीमे धीमे बढ़ रहा है। 3.6 से ये 5 पहुंच गया है, 5 से ये 7 पहुंच गया है, ठीक है। ये चीज यहां पर जो है वो दिख रही। और ध्यान रखिए 2014-15 की जो वैल्यू यहां पर दी गई है ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे मिलता है? जीडीपी में आप सब्सिडी को ऐड करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। यानी कि आप यहां पर चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी। सब्सिडी वगैरह क्या होती है ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं वो भी हम जान चुके हैं कि जो कॉमोडिटीज वगैरह पे लगते हैं दे आर योर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बताया था जीएसटी, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। ये चीजें क्या है इनको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। चलिए यहां पर जो चीज दी गई है वो, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया गया है, द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली ये हो रहा था कि लिबरलाइजेशन जब हमने किया है, यानी कि जब हमने क्या किया है कि अपने मार्केट को खोल दिया है। मार्केट खोलने का मतलब क्या है कि अब बाहर से लोग जो है यहां पर वो आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ा है, ठीक है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स एफडीआई एंड एफआईआई, ये दोनों ही बड़े हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एफडीआई और एफआईआई दोनों ही बड़े हैं। इसके बारे में हम बाद में वैसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि एफडीआई का मतलब होता है कि अगर इंडियन मार्केट में अगर कोई विदेशी कंपनी है इंडियन मार्केट में मोर देन 10% अगर इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो दैट बिकम्स योर एफडीआई। और अगर लेस देन 10% अगर वो इन्वेस्ट करती है तो दैट बिकम्स योर एफआईआई,
ठीक है, मतलब पूरे वैल्यू का 10% और पूरे वैल्यू का 10% से कम या 10% से ज्यादा, दैट बिकम्स योर एफडीआई एंड एफआईआई। ठीक है, और ये बेसिकली आपका एफडीआई आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए किया जाता है एंड दिस इज मोर ऑन अ मैनेजमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, बाकी इनको हम डिटेल में अच्छे से बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रख के चलिए कि एफडीआई जो है वो बड़े स्तर पर, अगर कोई कंपनी भारतीय किसी कंपनी में, कोई विदेशी कंपनी है जो भारतीय कंपनी में अगर निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है किसी बड़े स्तर पर, ठीक है, लंबे टाइम के लिए बड़े स्तर पर, तो आप उसको कहेंगे एफडीआई है वो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो छोटे स्तर पर कर रही है कम समय के लिए और जिसका मेन जो टारगेट है या जो मोटिव है वो सिर्फ मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बोला जाएगा एफआईआई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यूज जो है ये भी हमारी दोनों की दोनों बड़ी हैं। 1990-91 में इनकी वैल्यू हुआ करती थी 100 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और अगर 2017-18 की बात करें तो ये बढ़ के 30 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रॉम 6 बिलियन यूएस डॉलर इन 1990 टू 91, और अभी ये आज की डेट में अगर आप 18-19 में बात करें तो 413 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। ठीक है, और यहां पर एक चीज दी भी गई है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। तो यहां पर आपसे सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि लिखा गया है वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो आप बताइए कि लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड कौन है? कौन सा देश ऐसा है जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा है? ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जिसको बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज, किस देश का सबसे ज्यादा है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज सीन एज अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स इन द रिफॉर्म पीरियड। ठीक है, जो रिफॉर्म पीरियड हुआ है यानी कि 1991 के बाद का, उसमें इंडिया को देखा गया है कि इंडिया ने इन चीजों का सफल निर्यात किया है। ठीक है, किन किन चीजों का? ऑटो पार्ट्स यानी कि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, आईटी सॉफ्टवेयर है और टेक्सटाइल्स है। ठीक है, और राइजिंग प्राइसेस जो है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम यहां पर आ गई थी, जिनकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी, वो भी अब कुछ हद तक कंट्रोल किए जा चुके हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, रिफॉर्म प्रोसेस हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू एड्रेस सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स फेसिंग आवर इकोनॉमी, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फिस्कल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो रिफॉर्म्स हैं, इनकी जो प्रोसेस है, इनका कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और ये बोला गया है कि ये हमारी कुछ जो बेसिक परेशानियां थी, ठीक है, जो हमारी कुछ मूलभूत परेशानियां थी, जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उनको हम इस रिफॉर्म्स के थ्रू एड्रेस नहीं कर पाए। और वो प्रॉब्लम्स क्या थी आपकी? वो आपकी रोजगार संबंधी थी, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, कृषि से संबंधित थी, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों से संबंधित थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित थी, और फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल का मतलब मैंने आपको बताया है, फिस्कल वर्ड जैसे ही आता है अब आप ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यूज। ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो कमाई हो रही है और गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, उसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं रिलेटेड है, दैट इज फिस्कल, वो फिस्कल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। दो द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज इन द रिफॉर्म पीरियड, ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से जीडीपी का जो ग्रोथ है वो बढ़ा है। स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट द रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। लेकिन कुछ कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि हालांकि जो जीडीपी है वो बढ़ा है, हम वो देख भी रहे हैं, वैल्यूज हमें दी गई है, वो सरकारी डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया, तो वो डेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, उस डेटा पे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो बात यह कही गई है कि जब जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, मतलब जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर देश में नहीं पैदा हुई, यानी कि लोगों की अभी भी जो बेरोजगारी की समस्या है वो पूरी तरीके से दूर नहीं हुई है। ठीक है, बाकी इसमें लिखा गया है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ के बारे में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तो उसको हम वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा उस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, फिलहाल मतलब बात आप समझ गए कि जीडीपी का ग्रोथ रेट अगर, मतलब जीडीपी अगर बढ़ा भी है तो भी उससे क्या है कि पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट या सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। ये बात यहां पर बताई गई है, इतना आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं उनका क्या फर्क पड़ा है? रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर वेयर द ग्रोथ रेट हैज बीन डिसलरेटिंग। ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स हमने किए उनसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। Public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension, which played a crucial role in the green revolution, has fallen in the reform period। ठीक है कि इन क्षेत्रों में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो कम हो गई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे जो लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं चीजों के, दैट इज नोन एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है कि वो जो चीजें हैं इस सेक्टर में आप कह सकते हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्या इंक्लूड करता है, इरिगेशन है, पावर है, रोड्स है, मार्केट के साथ लिंकेज है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है रिफॉर्म पीरियड के दौरान कम हो गई है। इसके आगे ये दिया गया है कि जो पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, इससे क्या प्रॉब्लम हुई है कि इससे एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है और इसने जो छोटे तबके के फार्मर्स थे, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि हमने ये बात की थी कि फार्मर सब्सिडी जो है या जो आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो बेसिकली उन फार्मर्स को देने के लिए बात की गई थी या उनको ध्यान में रख के ये कंसेप्ट लाया गया था जो छोटे फार्मर्स हैं। ठीक है ना, तो फार्मर सब्सिडी को पार्शियल, फर्टिलाइजर सब्सिडी को पार्शियल तौर पर हटाया गया। उससे क्या हुआ है कि इन फार्मर्स को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, इनको बहुत ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिस सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस सच एज द रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये जो इंपोर्ट का यहां पर फर्क पड़ा है इस पे बहुत ज्यादा। एक तो है इंपोर्ट ड्यूटी का रिडक्शन। इंपोर्ट ड्यूटी का रिडक्शन होने से क्या होगा कि बाहर से अगर कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है तो उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, पहला चीज तो ये था, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट में टैरिफ्स लगाए गए वो बहुत कम कर दिए गए इस सेक्टर में। दूसरी चीज यह है कि जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट पर, वो भी क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हमने कल भी बात किया था, इसका मतलब होता है कोटा, कि अब क्वांटिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वांटिटी पे आप कह सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है कि बाहर से जितना भी आए वो इंपोर्ट हो सकता है। दो प्रॉब्लम तो ये थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी क्रॉप को सरकार फार्मर से किस रेट पे खरीदती है उसका एक न्यूनतम जो मूल्य है वो डिसाइड किया जाता है। वो भी अगर कम होगा तो उसका भी क्या है कि नुकसान जो है वो सीधे फार्मर्स को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से क्या हुआ है कि फार्मर्स को काफी परेशानी हुई है, क्योंकि अब उनको इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल कंपटीशन क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है और दूसरी बात यह है कि जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट्स के ऊपर वो भी हट चुकी है। तो इससे क्या है कि जो बाहर का सामान है वो यहां पर अब आ सकता है और इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा है। मोरओवर, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज इन एग्रीकल्चर, there has been a shift from production for the domestic market towards production for the export market, focusing on cash crop in lieu of production of fruit grains. This puts pressure on prices of food grains. ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज और है कि जो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी है एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन पॉलिसी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गई है। मतलब वो प्रोडक्शन ज्यादा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सामान को क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें या निर्यात कर सकें। ठीक है, बल्कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हम सामान को अगर ज्यादा बना रहे हैं, अगर हम ज्यादा फसल उगा रहे हैं तो उसका यूज हम डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे, इसलिए नहीं किया जा रहा है। ज्यादा अगर सामान को उगाया जा रहा है, ज्यादा अगर क्रॉप्स को उगाया जा रहा है तो उसके पीछे मकसद यह है कि उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे या निर्यात करेंगे और वहां से हमारा फिर क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कैश क्रॉप्स क्या क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी होती है कैश क्रॉप्स? 3 कैश क्रॉप्स के नाम बताइएगा, 3 कैश क्रॉप्स। ठीक है, ठीक है, तो 3 कैश क्रॉप्स के नाम आप यहां पर बताइएगा। तो यहां पर यह लिखा गया है कि कैश क्रॉप्स उगाने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाने लगा क्योंकि उसको फिर क्या किया जा सकता था, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स के दाम के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ा। क्यों? क्योंकि लैंड तो बराबर है। ठीक है, जो टोटल लैंड है, जो जमीन है वो तो बराबर है। अब उसके ऊपर अगर आप कैश क्रॉप ज्यादा उगाएंगे तो आपको फूड ग्रेन्स उगाने के लिए जगह कम मिलेगी। ठीक है, अब जरूरत तो है ही, जो डिमांड है वो तो है ही, लेकिन सप्लाई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फूड ग्रेन्स की कम होगी तो उससे क्या होगा, उसका जो दाम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए या सुधार हुए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी क्या है कि स्लो डाउन थोड़ा सा आया है, बहुत ज्यादा इसने भी जो है वो ऊपर की तरफ को राइज नहीं किया। दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज चीपर इंपोर्ट्स, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये है इंपोर्ट्स है, चीपर इंपोर्ट्स, वो भी यानी कि जो सस्ते आयात सामान है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी डिमांड काफी कम थी। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे भी क्या कह सकते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उस वजह से भी ये ग्रोथ जो इस सेक्टर है इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, developing countries are compelled to open up their economies to a greater flow of goods and capital from developed countries and rendering their industries vulnerable to imported goods। ये वही बात है, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब भारत ने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से 1991 में, जब लोन लिया था, जब यहाँ के हालात बहुत खराब थे, तो उस समय यही बात की गई थी कि सबसे बड़ी शर्त यही रखी गई थी कि इंडियन मार्केट को ओपन करना है फॉर द फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेन कंपनीज के लिए, फॉरेन सामान के लिए मार्केट को ओपन करना है। अब उस ओपन करने की वजह से क्या हुआ है कि जो सामान यहां पर आ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से बनकर, तो उससे क्या है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हुआ है। ठीक है, और वो सामान सस्ता भी है, तो उससे क्या है कि यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है, उसकी डिमांड काफी कम हो गई है। यहां पर दिया भी गया है, देखिए, चीपर इंपोर्ट्स हैव दस रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि इंपोर्टेड सामान जो है वो सस्ता था। जैसे कि आप लोगों को देखा होगा, चाइनीज माल जो होता है वो काफी सस्ता होता है, सच है ना, तो उसकी फिर डिमांड क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में जो है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा निवेश नहीं किया गया, तो ये अभी भी इनएडिक्वेट बनी हुई है। ग्लोबलाइजेशन इज दस ऑफन सीन एज क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर free movement of goods and services from foreign countries that adversely affect the local industries and employment opportunities in the developing countries। तो ग्लोबलाइजेशन का ये जो हमने चीज समझी थी कि वैश्वीकरण का मतलब ही यही है कि चीजें जो है वो एक देश से दूसरे देश बड़े आसानी से मूवमेंट कर सकती हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, है ना। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रोजगार के मौके हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं कहाँ की, डेवलपिंग कंट्रीज की, उनको नुकसान हुआ है। क्योंकि ये चीज हमने बात की है कि डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट खोली गई है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का सामान जो है वो डेवलपिंग में आ सकता है। ठीक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की जो मार्केट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं खोली गई थी। ठीक है, या बहुत कम खोली गई थी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको डाउट होता है तो याद रखने में, कि डेवलप्ड है एक कंट्रीज और कुछ कंट्रीज है डेवलपिंग। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में तो सामान आ सकता है, लेकिन इसका जो उल्टा है, यानी कि इस तरीके से अगर आप कहें तो ये सामान जो है वो इस तरीके से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोरओवर, अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स बिकॉज ऑफ द हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। वही मैं बात कर रहा हूं कि इस तरीके की जो बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज से सामान जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं जा सकता है, और ये जनरली क्या है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स इसमें ज्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कोटाज वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ऑल कोटा रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड इन इंडिया, यूएसए हैज नॉट रिमूव्ड देयर कोटा रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। यानी कि इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट पे तो कोटा रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया है कि आप जितना भी चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए की, तो उसने अभी भी अपना जो इंपोर्ट पे कोटा रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं हटाया है। यानी कि भारत ये तो कह रहा है कि आपको जितना चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन यूएसए कहता है कि नहीं, हम आप जितना देना चाहते हो हम वो सारा का सारा नहीं लेंगे। हमने जो कोटा रेस्ट्रिक्शंस है वो हमने अपने इंपोर्ट पे लगा के रखा है। तो यही चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो डेवलप्ड मार्केट में, डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट में जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी हमने समझा था कि किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी को अगर सब प्राइवेट के द्वारा बेचा जाए, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अगर बेच दिया जाए, तो दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हमने हिंदी में भी समझा था, जिसका नाम हिंदी में होता है विनिवेश।
ठीक है, चलिए। एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, तो सरकार उनका क्या करती है कि टारगेट फिक्स करती है कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट किस साल करना है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है 1991-92 में टारगेट था कि 2500 करोड़ रुपए जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से लाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज्यादा 3040 करोड़ रुपए मोर देन द टारगेट जो है वो मोबिलाइज कर लिया था थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से 2017-18 की बात करें तो जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो 1 लाख करोड़ का था, ठीक है, और जबकि उससे ज्यादा ही कर लिया गया 1,57 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन क्रिटिक्स ये बोलते हैं, जो आलोचक हैं वो ये बोलते हैं कि एसेट्स ऑफ द पीएससीज हैव बीन अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। जो पीएससीज के जो एसेट्स हैं उनका क्या किया गया है कि उनकी कीमत जो है वो कम आकी गई है और उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया है। उससे क्या हुआ है कि सरकार को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, यानी कि जो चीजें जिस कीमत पे बेची गई हैं उनकी अगर एक्चुअल वैल्यू की बात की जाए तो वो उससे कहीं ज्यादा थी जिस रेट पे वो बेची गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है। मोरओवर द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स आर यूज्ड टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज रादर देन यूजिंग इट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीएससीज एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। और यह भी बोला गया है कि जो इससे बेसिकली पैसा आता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट करके, विनिवेश करके जितना भी पैसा आता है, गवर्नमेंट उससे क्या करती है कि जो उसकी रेवेन्यू में शॉर्टेज है, रेवेन्यू कहां से आता है गवर्नमेंट का, ये हमने बात की थी, मेजर जो रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का वो क्या है, टैक्सेशन, है ना। तो जो उसका वहां से शॉर्टेज होता है गवर्नमेंट बेसिकली इसको उसके लिए यूज कर लेती है। बल्कि इसके लिए यूज करने की जरूरत है कि अगर जो पीएससीज हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाए, उसके करने की बजाय गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पैसे को जो विनिवेश करके या डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता है, सरकार उसको अपना जो रेवेन्यू का शॉर्टेज है उसकी भरपाई करने में उसका यूज कर लेती है, ठीक है। तो यहां पर ये एक सवाल पूछा गया है कि डू यू थिंक सेलिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सवाल यहां पर पूछा गया है, अगर आप लोग चाहें तो इसका जवाब जो है नीचे कमेंट सेक्शन में 2 से 3 लाइनों में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज की। फिस्कल पॉलिसीज में क्या हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से क्या है कि जो सरकारी खर्च है, ठीक है, सोशल सेक्टर में वो लिमिट कर दिया गया है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। द टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेजन हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। हमने उस समय बात की थी लास्ट टाइम पर जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे थे कि सरकार ने क्या सोचा था कि जो टैक्स के रेट है, ठीक है, उनको कम कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो टैक्स की चोरी है वो बच जाएगी और लोग क्या है कि अपनी जो इनकम वगैरह है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली उसको डिस्क्लोज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और पूरा का पूरा जो टैक्स है वो ईमानदारी से भरेंगे। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो नहीं हुआ और जो टैक्स रेवेन्यू है सरकार का, जो रेवेन्यू है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। ऑल्सो द रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। अब जो बेसिकली क्या करा कि टैरिफ लगाया, मतलब टैरिफ को जो कम किया, ठीक है, चाहे वो इंपोर्ट टैरिफ हो चाहे एक्सपोर्ट टैरिफ हो, उसको कम किया, तो उससे क्या हुआ है कि जो रेवेन्यू बढ़ाने की अगर उम्मीद थी, ठीक है, जो स्कोप था रेवेन्यू बढ़ने का थ्रू कस्टम ड्यूटीज, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, tax incentives are provided to foreign investors which further reduce the scope for raising tax revenues, ठीक है, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी निवेश को आप कह सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक है, उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए या उनको टैक्स में आप कह सकते हैं छूट दी गई। तो इससे भी बेसिकली क्या है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस नहीं थे। तो दिस हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, किस पर, डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू जितना भी है टैक्स से जो आ रहा है वो गवर्नमेंट की कमाई है। अब जब कमाई होगी नहीं तो खर्चा गवर्नमेंट करेगी कहां, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रेवेन्यू नहीं आया है उसकी वजह से सरकार जो है ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर पाई है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारे के सारे रिफॉर्म्स देख लिए अलग अलग सेक्टर में। थोड़ा सा हम इसको चैप्टर को कंक्लूजन के पार्ट में पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। चलिए, the process of globalization through liberalization and privatization policies has produced positive as well as negative results both for India and other countries। तो इससे क्या हुआ है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जो एलपीजी के सुधार आए थे, उसने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिजल्ट जो है वो दोनों के लिए पैदा किए हैं, इंडिया के लिए भी
और बाकी देशों के लिए भी। Some scholars argue that globalization should be seen as an opportunity in terms of greater access to global markets, high technology and increased possibility of large industries of developing countries to become important players in the international arena। लेकिन कुछ scholars ये बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि हमें क्या है कि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिल रही है। ठीक है, ज्यादा एक्सेस करने के मौके मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि हमारा सामान जो है वो बाहर जा सकता है, बाहर का सामान दूसरे देशों में आ सकता है, टेक्नोलॉजी जो है वो भी बढ़ रही है और इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी है ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरिना। यानी कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके पास एक मौका है, उनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाए इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है या वैश्वीकरण हुआ है। ठीक है, आगे इसमें देख लीजिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो कुछ क्रिटिक्स जो है, कुछ आलोचक जो है वो ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से रणनीति है किसकी, जो विकसित देश है उनकी, ताकि क्या है उनको जो मार्केट है, अपनी जो मार्केट है वो अदर कंट्रीज में मिल जाए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा कि दूसरे देशों की मार्केट खुलेगी और डेवलप्ड कंट्रीज वाले जो है वो अपना सामान जाके वहां पर बेच सकते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू देम it has compromised the welfare and identity of people belonging to poor countries। इससे क्या है कि जो गरीब देश के लोग हैं, ठीक है, उनका जो वेलफेयर है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उसको नुकसान इससे पहुंचा है। It has further been pointed out that market driven globalization has widened the economic disparities among nations and people। ठीक है, जो मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि आज की डेट में आप बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मार्केट लेवल पर ही है, क्योंकि सामान एक देश से दूसरे देश में बेचा जा रहा है। इससे क्या हुआ है कि इससे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, या आप कह सकते हैं जो आर्थिक समानताएं हैं लोगों के बीच में भी और देश के बीच में भी, वो जो है बड़ी है। ठीक है, viewed from the Indian context, some studies have stated that the crisis erupted in the early 1990s was basically an outcome of the deep-rooted inequalities in Indian society and in the economic reform policy initiated as a response to the crisis by the government with externally advised policy package further aggravated the inequalities। यानी कि बात ये कही जा रही है कि अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो कुछ स्टडीज ने यह बताया है कि जो क्राइसिस यहां पर पैदा हुई थी कब, 1990 के शुरुआत में, ठीक है, वो किसकी वजह से हुई थी, किसका आउटकम थी, जो यहां पर इनइक्वालिटीज थी, जो असमानताएं थी इंडियन सोसाइटी में और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, और वो कहां से आई थी, इनिशिएटेड एज अ रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट की क्राइसिस थी उससे, और विद एक्सटर्नली एडवाइज्ड पॉलिसी पैकेज, उसकी वजह से उसने बेसिकली क्या किया है कि इनइक्वालिटीज को कम करने की बजाय इनइक्वालिटीज को, असमानताओं को और ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया है। Further, it has increased the income and quality of consumption of only high income groups, and the growth has been concentrated only in some selected areas in the services sector, जैसे कि telecommunication, information technology, finance, entertainment, travel and hospitality services, real estate and trade, rather than the vital sectors such as agriculture and industry, which provide livelihoods to millions of people in the country। यानी कि यहां पर यह बोला गया है कि इससे क्या हुआ है कि जो ये पॉलिसीज वगैरह लाई गई थी, जो इनइक्वालिटी बढ़ने की बात है, वो ये है कि इसमें क्या हुआ था कि कुछ ही लोगों की इनकम जो है और जो क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन है वो कुछ हाई इनकम ग्रुप्स का ही बढ़ा है। ठीक है, और जो ग्रोथ हुई है, जो विकास हुआ है, वो कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही हुआ है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है, फाइनेंस के क्षेत्र में हुआ है, एंटरटेनमेंट में हुआ है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में हुआ है, रियल एस्टेट में हुआ है, ट्रेड में हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर थे या जो ज्यादा वाइटल सेक्टर थे, जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इनमें ज्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं है। अगर इनमें ग्रोथ हुई होती तो इससे आप कह सकते हैं कि देश का फायदा या देश के जो लोग हैं उनका ज्यादा फायदा हुआ होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो जिंदगी है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है, वो इंडस्ट्री सेक्टर पर निर्भर है। ठीक है, बाकी यहां पर जो ये कुछ सेक्टर्स ऊपर दिए गए हैं जिनमें हालांकि ग्रोथ हुई है, उससे बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। कुछ हाई इनकम ग्रुप्स हैं और जो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट वगैरह, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी वगैरह से जुड़े हुए, उन्हीं लोगों का फायदा जो है वो हुआ है। तो आप एक तरीके से यहां पर मैं आपसे अब एक सवाल पूछ लेता हूं। हमने 3 चैप्टर इस
अभी तक पढ़ लिए हैं और थोड़ा बहुत आपको यह आइडिया हो गया है कि क्या हालात थे देश के जब हम आज़ाद नहीं थे, यानी कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी जब थे तब क्या देश के हालात थे, उसके बाद देश के क्या हालात हुए जब हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा 1950 से लेकर 1990 में, वहां पर क्या हालात पैदा हुए कि जब हमें इस तरीके के रिफॉर्म्स या सुधार लाने की जरूरत पड़ी और उनका भी क्या इंपैक्ट रहा है अलग अलग सेक्टर में, ये हमने अभी तक समझ लिया। तो अब आप लोगों से यहां पर एक ये सवाल पूछते हैं कि आप एक इस तरीके का एक राइटअप तैयार कीजिए कि पूरा का पूरा आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं और उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप मतलब जो भी चीजें हुई है जो एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि ये सारी का सारा जो समय है वो बीत चुका है और जो चीजें होनी थी वो हो गई हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अगर गवर्नमेंट में इस समय होते या आप कोई पॉलिसी मेकिंग का आपको अगर मौका दिया जाता है तो आप किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस करते और जो उस सेक्टर में किया गया, ठीक है, जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म लाए गए आप उसको किस तरीके से करते या किस तरीके से आप कहते कि बेहतर तरीके से करते कि जो चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है कि उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह दी गई थी, ठीक है, और भी जितनी सारी चीजें थी वो की गई थी, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमने देखा कि ग्रोथ ज्यादा नहीं किया। अब आपसे अगर बोला जाए कि आपको अगर एक मौका दिया जाए, आपको 1950 के भारत में भेजा जाए और आपसे कहा जाए कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स सोचते हैं कि आप करें आने वाले 50 साल 60 साल के लिए, अगर आप एक पॉलिसी को एक देखें, एक ब्रॉडर आउटलुक में देखें, तो आप क्या पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है वो रिफॉर्म हो सके, सुधार हो सके और उससे से ज्यादा लोगों की जिंदगी जो है वो बदल सके, अच्छी हो सके। तो इस तरीके का राइटअप जो है आप एक लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक का जो हमने इसमें 3 चैप्टर पढ़े उससे अब आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल गया है कि किस तरीके से देश के हालात थे और वो किस तरीके से धीमे धीमे आगे को जैसे जैसे समय बीतता गया है, पॉलिसीज बदलती गई हैं, किस तरीके से उसका असर पड़ा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस सवाल को लिख सकते हैं और कोई असाइनमेंट के फॉर्म में ऐसा सच मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं और okul.co@gmail.com पर इसको मेल कर सकते हैं, ठीक है। सवाल आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किसी भी सेक्टर को आप उठा लीजिए, सवाल सीधा सा यह है, किसी भी सेक्टर को आप उठा लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे सर्विस सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, किसी भी सेक्टर को आप उठाइए और आपको सवाल यह दिया जा रहा है कि जो भी रिफॉर्म्स वहां पर किए गए थे, ये 1950 से जो भी पॉलिसीज वहां पर लाई गई थी, आप अगर होते तो आप किस तरीके से कोई दूसरी पॉलिसी लेके आते या क्या रिफॉर्म्स लेके आते ताकि जो सेक्टर के हालात थे या जो आज की डेट में सेक्टर के हालात बने हुए हैं वो उससे अलग होते। बस सवाल ये है, इसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर अब हम अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो सवाल मैंने दिया है वो चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज जरूर लिखिएगा, बताइएगा, पूछिएगा हमसे और कमेंट जरूर सभी लोग करें ताकि हम लोगों को पता लग सके कि आप लोग हमारा जो कंटेंट है, जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज आप लोग कर सकते हैं और करना स्टार्ट भी कीजिए। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज बताना चाहते हैं या कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो उसको आप okul.co@gmail.com पर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें मेल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस मेल के जरिए या आप जब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, कोई डाउट वगैरह पूछते हैं, तो कोई बहुत बड़ा डाउट अगर है, ठीक है, तो उसको हम वहां पर नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि इस सब्जेक्ट में भी है या और सब्जेक्ट्स में भी है, किसी ने हमसे कुछ इस तरीके के डाउट्स पूछे हैं जिनको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या जिनका मेल के थ्रू रिप्लाई करना जो है वो एज सच पॉसिबल नहीं है, तो उन डाउट्स को आप लोग भी कंपाइल करके रखिए। हम लोग भी वैसे कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों की तरफ से डाउट्स आ रहे हैं जिनका हम एकदम तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उनको हम भी कंपाइल कर रहे हैं, आप लोग भी कंपाइल करके रखिएगा और आप लोगों को एक समय बताया जाएगा, एक टाइम बताया जाएगा जब कोई डाउट सेशन वगैरह जो है वो हमारी तरफ से करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उन डाउट सेशन से पहले आप अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सबमिट कर दीजिएगा, तो उस डाउट सेशन में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिलहाल यही सिर्फ एक जरिया है, बाकी एक प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। तो उसके थ्रू भी फिर एक रेगुलर कोर्स की तरह अगर हम चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो डाउट्स वगैरह है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।